कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत और खूबसूरत द्वीप से होती है। एक बहुत अमीर परिवार अपनी निजी नाव से छुट्टियां बिताने वहां पहुंचता है। चारों तरफ नीला समुद्र और ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ बहुत शांत लग रहा होता है। उस परिवार की एक छोटी बच्ची खाना खाते खाते थोड़ा आगे समुद्र के किनारे अकेले टहलने निकल जाती है। तभी पास की झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट होती है। झाड़ियों के पीछे से एक बहुत ही छोटा और मासूम सा दिखने वाला जीव बाहर आता है। वह बच्ची बिना डरे उस छोटे जीव को खाने के लिए अपनी रोटी का टुकड़ा देने लगती है। वह बेहद खुश होकर अपने माता पिता को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़कर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। झाड़ियों से एक दो नहीं बल्कि दर्जनों खूंखार छोटे जीवों का पूरा झुंड बाहर निकल आता है। वे सभी उस मासूम बच्ची को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगले ही पल पूरे जंगल में उस बच्ची की खौफनाक चीख गूंज उठती है। अब कहानी का दृश्य बदलता है और हम एक बहुत बड़ी कंपनी के दफ्तर को देखते हैं। जॉन हैमंड नाम का बूढ़ा व्यक्ति, जिसने सालों पहले ऐसा पार्क बनाने की कोशिश की थी, वह अब बहुत बीमार है। उसकी कंपनी का नया मालिक उसका लालची भतीजा बन चुका है। वह कंपनी के बाकी अधिकारियों को बताता है कि उस द्वीप पर हुई दुर्घटना के बाद कंपनी भारी घाटे में जा चुकी है। अब वे उस द्वीप पर मौजूद सभी खतरनाक जीवों को पकड़कर शहर लाएंगे और उन्हें लोगों को दिखाकर अरबों रुपए कमाएंगे। दूसरी तरफ बूढ़ा जॉन हैमंड अपनी पुरानी गलती को सुधारना चाहता है। वह चुपके से डॉक्टर इयान नाम के एक वैज्ञानिक को अपने घर बुलाता है। इयान वही वैज्ञानिक है जो सालों पहले हुए हादसे में मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आया था। जॉन हैमंड उसे एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर इयान के होश उड़ जाते हैं। हैमंड बताता है कि जिस स्थान पर पहला हादसा हुआ था वह तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया था। असली जीवों को तो समुद्र के बीच बने दूसरे गुप्त द्वीप पर तैयार किया जाता था। कई साल पहले आए एक भयानक तूफान के कारण वहां के कर्मचारियों को भागना पड़ा था। तब से वे सभी खूंखार जीव उस गुप्त द्वीप पर बिना किसी इंसानी रोक टोक के खुले में घूम रहे हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसा चुके हैं। हैमंड इयान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है कि वह वैज्ञानिकों की एक छोटी टीम बनाकर तुरंत उस गुप्त द्वीप पर जाए। वह चाहता है कि इयान की टीम वहां जाकर उन जीवों की तस्वीरें और वीडियो बनाए ताकि पूरी दुनिया को सच पता चल सके और लालची लोग उन बेजुबान जीवों को नुकसान न पहुंचा सकें। इयान इस खतरनाक काम के लिए साफ इनकार कर देता है। उसका मानना है कि उस द्वीप पर जाना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन तभी हैमंड एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर इयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हैमंड बताता है कि इयान की महिला मित्र और प्रसिद्ध शोधकर्ता सारा पहले ही उस खतरनाक द्वीप पर अकेले पहुंच चुकी हैं। अपनी महिला मित्र की जान खतरे में देखकर इयान के पास उस खौफनाक द्वीप पर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह तुरंत अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करता है और उस अनजाने द्वीप की ओर रवाना हो जाता है। वैज्ञानिक इयान अपने दो साथियों के साथ विशेष रूप से तैयार की गई गाड़ियों और उपकरणों को लेकर उस अनजान गुप्त द्वीप पर पहुंच जाता है। द्वीप का माहौल बेहद शांत लेकिन उतना ही डरावना दिखाई दे रहा होता है। चारों तरफ घने जंगल, विशालकाय पेड़ और अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। द्वीपीय तट पर उतरने के बाद इयान की सबसे बड़ी प्राथमिकता सारा को खोजना होता है। वे जीपीएस उपकरणों के माध्यम से सारा के सिग्नल का पीछा करते हुए जंगल के और गहराई में बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें सारा की टूटी हुई गाड़ी मिलती है। इयान अपनी महिला मित्र सारा को सही सलामत पाकर राहत की सांस लेता है। सारा वहां अकेले घूमकर उन विशाल जीवों के व्यवहार पर शोध कर रही थी और उनके बहुत करीब जाकर तस्वीरें ले रही थी। इयान सारा को तुरंत समझाता है कि यह स्थान कितना खतरनाक है और उन्हें यहां से तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन सारा उसकी एक नहीं सुनती। वह बताती है कि ये जीव यहाँ किसी चिड़ियाघर के जानवरों की तरह नहीं बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं और जब तक इंसान उन्हें छेड़ेगा नहीं वे हमला नहीं करेंगे। तभी जमीन अचानक जोर जोर से हिलने लगती है। पेड़ों के पत्ते टूटने लगते हैं और दूर से बहुत भारी कदमों की आवाज आने लगती है। पूरी टीम एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। तभी उनके सामने आता है विशालकाय शाकाहारी जीवों का एक पूरा झुंड। 4 पैरों पर चलने वाले विशाल पूंछ वाले ये जीव इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सारा उनके बहुत पास जाकर चुपचाप तस्वीरें लेने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी सारा के कैमरे की रील खत्म हो जाती है और कैमरे से तेज आवाज आती है। उस आवाज से विशाल जीवों का झुंड चौंक जाता है। एक विशाल जीव अपनी नुकीली कांटों वाली पूंछ से सारा पर हमला कर देता है। सारा किसी तरह अपनी जान बचाकर एक खोखले पेड़ के तने में घुस जाती है। वह विशाल जीव अपनी भारी पूंछ से पेड़ के तने पर कई वार करता है। पूरा जंगल उन वारों की गूंज से दहल उठता है। कुछ देर के खौफनाक सन्नाटे के बाद वह जीव वहां से आगे निकल जाता है। किसी तरह सारा की जान बचती है और वह इयान की टीम के साथ उनके मुख्य ठिकाने यानी उनकी बड़ी गाड़ियों वाले पड़ाव पर वापस आती है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जब इयान अपनी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी के अंदर इयान की 14 साल की बेटी केली छिपी हुई बैठी थी। वह चुपके से अपने पिता की जान बचाने के लिए इस खतरनाक द्वीप तक आ पहुंची थी। इयान अपनी बेटी को देखकर बेहद घबरा जाता है और उसे तुरंत वापस भेजने का रास्ता तलाशने लगता है। तभी आसमान में तेज गड़गड़ाहट होने लगती है। ये किसी तूफान की आवाज नहीं थी बल्कि कई विशाल उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों का झुंड था।
लालची भतीजे पीटर लुडलो की खूंखार शिकारियों वाली पूरी फौज हथियारों, पिंजरों और भारी भरकम गाड़ियों के साथ उस गुप्त द्वीप पर उतर चुकी थी। उन शिकारियों का मकसद शोध करना नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े जीव को तड़पाकर पकड़ना और उन्हें शहर ले जाकर बेचना था। शांत द्वीप पर अब बारूद, आग और शिकारियों का तांडव शुरू होने वाला था। हथियारों से लैस शिकारियों की फौज द्वीप पर उतरते ही अपना असली रूप दिखाने लगती है। वे तेज रफ्तार गाड़ियों में बैठकर जंगलों में भागते हुए मासूम जीवों का पीछा करने लगते हैं। उनके पास खूंखार जाल, लोहे के बड़े बड़े पिंजरे और बिछाए गए फंदे थे। शिकारी बिना किसी दया भाव के भागते हुए जीवों पर रस्सियां फेंकते हैं और उन्हें पकड़कर लोहे के पिंजरों में कैद करने लगते हैं। चारों तरफ धूल का गुब्बार, गाड़ियों के इंजन का शोर और बेजुबान जीवों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। दूसरी तरफ इयान और उसकी टीम एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर शिकारियों का यह क्रूर खेल देख रहे थे। उन्हें एहसास होता है कि अगर इन शिकारियों को नहीं रोका गया तो वे इस पूरे द्वीप का विनाश कर देंगे। रात के अंधेरे में इयान की टीम का एक साथी चुपके से शिकारियों के मुख्य पड़ाव में घुस जाता है। वह बड़ी ही होशियारी से उन सभी पिंजरों के ताले खोल देता है जिनमें शिकारियों ने दिन भर मेहनत करके जीवों को कैद किया था। पिंजरे खुलते ही सभी विशालकाय जीव गुस्से में बाहर निकलते हैं और शिकारियों के पड़ाव को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। गाड़ियां जलने लगती हैं, तंबू उखड़ जाते हैं और शिकारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच शिकारियों का सबसे मुख्य और अनुभवी शिकारी रोलैंड एक बेहद खतरनाक योजना बनाता है। उसका सपना किसी आम जीव को पकड़ना नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी जीव विशालकाय टी-रेक्स का शिकार करना था। रोलैंड जंगल में टी-रेक्स के छोटे बच्चे को खोज निकालता है। वह उस मासूम बच्चे की टांग तोड़कर उसे जंगल के बीचों बीच एक पेड़ से बांध देता है। दर्द से तड़पता हुआ वह नन्हा जीव जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें पूरे घने जंगल में गूंजने लगती हैं। रोलैंड पास की झाड़ियों में छिपकर बंदूक ताने बैठ जाता है ताकि बच्चे की आवाज सुनकर जब उसका विशाल पिता आए तो वह उसका शिकार कर सके। बारिश शुरू हो जाती है और जंगल में सन्नाटा छा जाता है। तभी इयान और उसकी टीम को उस नन्हे जीव के रोने की आवाज सुनाई देती है। सारा और उसका साथी निक दया भाव में आकर उस खतरे को भूल जाते हैं। वे चुपके से रोलैंड के जाल के पास पहुंचते हैं, उस जख्मी बच्चे को खोलते हैं और इलाज के लिए अपनी बड़ी रिसर्च गाड़ी में ले आते हैं। रिसर्च गाड़ी के अंदर सारा उस नन्हे जीव की टूटी हुई टांग पर पट्टी बांधने लगती है, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर चुके हैं। तभी अचानक जमीन थरथराने लगती है। गाड़ी के अंदर रखे पानी के गिलास में तरंगे उठने लगती हैं। धम धम धम। भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। इयान तुरंत समझ जाता है कि कौन आ रहा है। वह घबराकर चिल्लाता है और सारा से उस बच्चे को तुरंत बाहर निकालने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गाड़ी के दोनों तरफ की खिड़कियों पर दो विशालकाय खूंखार टी-रेक्स आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी लाल आंखें गुस्से से उबल रही थीं और उनके मुंह से भयानक दहाड़ निकल रही थी। वे अपने बच्चे को वापस मांग रहे थे। वातावरण में ऐसा खौफ छा जाता है कि गाड़ी के अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें थम जाती हैं। गाड़ी के दोनों तरफ खड़े विशालकाय जीवों की डरावनी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है। सारा और उसका साथी निक बिना देर किए उस नन्हे जीव की पट्टी बांधकर बड़े ही प्यार से उसे खिड़की के रास्ते बाहर छोड़ देते हैं। दोनों विशाल जीव अपने बच्चे को पाकर कुछ पल के लिए शांत होते हैं और उसे लेकर धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर मौजूद इयान, सारा और निक राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि खतरा टल चुका है, लेकिन उनकी यह सोच पूरी तरह गलत साबित होती है। अचानक एक भयानक धमाका होता है। दोनों विशाल जीव वापस लौट आते हैं और अपनी पूरी ताकत से उनकी भारी भरकम गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। वे गुस्से में गाड़ी को लोहे के खिलौने की तरह पलटने लगते हैं। लोहे की चादरें मुड़ने लगती हैं और शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। वे उस भारी गाड़ी को घसीटते हुए सीधे एक बेहद ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरफ धकेल देते हैं। देखते ही देखते आधी गाड़ी हवा में लटक जाती है और नीचे सैकड़ों फीट गहरा समुद्र और नुकीली चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। गाड़ी के अंदर मौजूद इयान, सारा और निक नीचे गिरते हुए शीशों और सामान के बीच अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। सारा गाड़ी के पिछले हिस्से के शीशे पर गिरती है, जो धीरे धीरे चटकने लगता है। उसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई है। तभी उनके बचाव के लिए उनका साथी एडी अपनी छोटी जीप लेकर वहां पहुंचता है। एडी बिना अपनी जान की परवाह किए लटकती हुई गाड़ी में एक मोटी रस्सी बांधता है और अपनी जीप से उसे खींचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी घने जंगल की झाड़ियों को चीरते हुए वे दोनों खूंखार जीव फिर से बाहर निकल आते हैं। एडी अपने साथियों की जान बचाने के लिए जीप के एक्सीलेटर को दबाए रखता है, लेकिन वे विशाल जीव सीधे जीप पर हमला कर देते हैं। वे जीप का ढांचा तोड़ देते हैं और एडी को अपनी जड़ों जैसे नुकीले दांतों में जकड़कर हवा में उछाल देते हैं। एडी का भयानक अंत हो जाता है। इसके तुरंत बाद वह भारी रिसर्च गाड़ी छोटी से नीचे खाई में गिरकर समुद्र में स्वाहा हो जाती है। माल्कम, सारा और निक किसी तरह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा पाते हैं, लेकिन इस भयानक हमले में उनका सारा सामान, संचार उपकरण, हथियार और गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो चुकी थीं।
उधर दूसरी तरफ शिकारियों का मुख्य पड़ाव भी उसी रात जीवों के हमले में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उनके पास भी अब कोई साधन नहीं बचा था। सुबह की धूप ढलते ही दोनों टीमें यानी इयान के वैज्ञानिक और लुडलो के शिकारी एक जगह इकट्ठा होते हैं। उनके पास अब दुश्मनी भूलकर हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शिकारियों का दलनायक रोलैंड बताता है कि इस द्वीप के बीचों बीच पुराने जमाने का एक संचार केंद्र बना हुआ है। अगर वे किसी तरह पैदल चलकर वहां तक पहुंच जाएं, तो वहां मौजूद पुराने रेडियो सिस्टम से शहर को मदद का संदेश भेजा जा सकता है। लेकिन वह रास्ता बेहद खतरनाक था। उन्हें एक ऐसे अनजान इलाके से होकर गुजरना था जहां कदम कदम पर खूंखार और चालाक शिकारी जीव घात लगाए बैठे थे। जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद में बचे हुए सभी लोग उस जानलेवा सफर पर पैदल ही निकल पड़ते हैं। सूरज ढल चुका था और रात का घना अंधेरा पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले चुका था। बचे हुए लोग थके हारे एक अस्थायी पड़ाव बनाकर सुस्ता रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मौत उनके कितने करीब पहुंच चुकी थी। दरअसल इलाज के दौरान नन्हे टीरेक्स के खून के कुछ कतरे सारा के जैकेट पर लग गए थे। उस ताजे खून की गंध को सूंघते हुए वे दोनों विशाल टीरेक्स अंधेरे में चुपचाप उनके पड़ाव तक आ पहुंचते हैं। अचानक एक विशालकाय मुंह तंबू के अंदर घुसता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग बदहवास होकर चीखते चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। शिकारी अपनी बंदूकें छोड़कर बेतहाशा भागते हैं। उसी आपाधापी में एक विशाल जीव कई लोगों को अपने पैरों तले कुचल देता है। अपनी जान बचाने की होड़ में शिकारियों का एक बड़ा समूह रास्ते से भटक जाता है। वे भागते भागते एक बहुत ही लंबी घास वाले मैदान में घुस जाते हैं। घास इतनी ऊंची थी कि इंसानों के कंधे तक आ रही थी। वे बदहवास शिकारी यह भूल गए थे कि यह कोई साधारण मैदान नहीं, बल्कि इस द्वीप के सबसे चालाक और फुर्तीले शिकारी जीवों का क्षेत्र था। अचानक लंबी घास में अजीब सी सरसराहट होने लगती है। ऊंची घास के ऊपर से छोटे छोटे खूंखार जीवों के सिर उभरते हैं और वापस छिप जाते हैं। वे बेहद फुर्तीले और चालाक रैप्टर्स थे। अगले ही पल घास के बीच से एक एक करके रैप्टर्स हवा में छलांग लगाते हैं। वे भागते हुए इंसानों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ चीखें, इंसानों का छटपटाना और घास के हिलने की डरावनी आवाजें गूंजती हैं। जो भी उस मैदान में घुसा था, उनमें से एक भी इंसान जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। पूरा मैदान खून से लाल हो जाता है। दूसरी तरफ इयान, उसकी बेटी केली और सारा किसी तरह उस खौफनाक मैदान से बचते हुए पुराने संचार केंद्र की जर्जर इमारतों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ती। 3 खूंखार रैप्टर्स गंध सूंघते हुए उस टूटी फूटी इमारत के अंदर घुस आते हैं। इमारत के बंद कमरों में एक एक सांस के लिए जंग शुरू हो जाती है। रैप्टर्स दरवाजे खोलना जानते थे और दीवारों पर छलांग लगा रहे थे। इयान और सारा उन खूंखार जीवों से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी एक रैप्टर सीधे इयान की 14 साल की बेटी केली पर झपटता है, लेकिन केली हार नहीं मानती। वह अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एक लोहे के पाइप को पकड़कर हवा में झूलती है और अपनी पूरी ताकत से लात मारकर उस खूंखार जीव को खिड़की के टूटे शीशों से सीधे नीचे फेंक देती है। इसी बीच सारा छत की ढलान से कूदकर दूसरे जीव को भारी लोहे की नाली के नीचे दबा देती है। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए सारा इमारत के मुख्य नियंत्रण कक्ष में पहुंचती है। वह तुरंत पुराने जनरेटर को चालू करती है और रेडियो से आपातकालीन संदेश भेज देती है। कुछ ही घंटों बाद आसमान में बचाव हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इयान, उसकी बेटी केली और सारा को हेलीकॉप्टर के जरिए उस नर्क बने द्वीप से सुरक्षित हवा में उठा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठकर इयान राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब वे हवा से नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लुडलो और उसके आदमियों ने बेहोशी की दवा देकर उस विशाल टी-रेक्स को बेहोश कर दिया है। वे उसे और उसके बच्चे को एक बेहद बड़े लोहे के पानी के जहाज पर लाद कर अमेरिका के सैन डिएगो शहर ले जा रहे हैं। लुडलो की सनक अभी खत्म नहीं हुई थी। वह एक भरे पूरे इंसानी शहर के बीचों बीच उन खूंखार जीवों का पार्क खोलने जा रहा था, लेकिन वह यह भूल गया था कि बेहोशी की दवा का असर कभी भी खत्म हो सकता था। अमेरिका के सैन डिएगो शहर के बंदरगाह पर सन्नाटा छाया हुआ था। आधी रात का समय था। तभी समुद्र की लहरों को चीरता हुआ वह विशालकाय लोहे का पानी का जहाज बंदरगाह की तरफ बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी और उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। बंदरगाह पर मौजूद कर्मचारी चीखने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह विशाल जहाज सीधे बंदरगाह की कंक्रीट की दीवार से टकरा जाता है। जोरदार धमाका होता है। इयान और सारा, जो पहले ही वहां पहुंच चुके थे, तुरंत दौड़कर जहाज की तरफ भागते हैं। जब वे जहाज के ऊपरी हिस्से पर चढ़ते हैं तो वहां का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे जहाज पर सिर्फ खून के धब्बे और क्षत विक्षत अवशेष बिखरे पड़े थे। जहाज का चालक दल मारा जा चुका था। अचानक जहाज के निचले हिस्से यानी मुख्य गोदाम का भारी भरकम लोहे का दरवाजा टूट कर गिरता है। उस अंधेरे गोदाम से बाहर निकलता है वह विशालकाय खूंखार जीव। बेहोशी की दवा का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह अत्यधिक भूखा, जख्मी और गुस्से से पागल हो चुका था। वह विशाल जीव जहाज से कूदकर सीधे सैन डिएगो शहर की सड़कों पर आ जाता है। एक खूंखार, अनियंत्रित जीव अब लाखों बेगुनाह इंसानों से भरे आधुनिक शहर में खुला घूम रहा था। शहर की सड़कों पर चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर बेतहाशा भागने लगते हैं।
वह विशाल जीव अपनी राह में आने वाली हर चीज को तबाह करने लगता है। वह जलती हुई बत्तियों को तोड़ता है, खड़ी गाड़ियों को खिलौने की तरह उछाल देता है और भागते हुए लोगों को अपना शिकार बनाने लगता है। शहर की सड़कें किसी कुरुक्षेत्र में बदल चुकी थीं। मालकम और सारा को तुरंत एहसास होता है कि इस खूंखार जीव को शांत करने और वापस जहाज तक लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है उसका नन्हा बच्चा। वे दोनों तुरंत लुडलो की नई बनाई गई प्रयोगशाला की तरफ भागते हैं, जहां उस नन्हे जीव को एक छोटे पिंजरे में बंद रखा गया था। सारा और इयान उस नन्हे जीव को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाते हैं और वापस बंदरगाह की तरफ गाड़ी भगा देते हैं। इयान गाड़ी की खिड़की से उस नन्हे जीव को थोड़ा बाहर निकालता है। दर्द और डर से वह नन्हा जीव जोर जोर से रोने लगता है। उस नन्हे जीव की आवाज सुनते ही शहर में तबाही मचा रहा वह विशाल जीव रुक जाता है। वह मुड़ता है और अपने बच्चे की आवाज का पीछा करते हुए इयान की गाड़ी के पीछे पूरी ताकत से दौड़ लगा देता है। शहर की सड़कों पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पीछा शुरू होता है। आगे आगे इयान की कार भाग रही थी और ठीक पीछे दहाड़ता हुआ वह विशालकाय जीव आ रहा था। इयान बड़ी ही होशियारी से गाड़ी को वापस उसी टूटे हुए पानी के जहाज के अंदर मोड़ देता है। वे दोनों नन्हे जीव को जहाज के निचले गोदाम में छोड़कर तुरंत बाहर भाग आते हैं। दूसरी तरफ लालची लुल्लो अपने जुरासिक पार्क का सपना टूटता देख पागल हो चुका था। वह नन्हे जीव को वापस पकड़ने के लिए अकेले ही जहाज के गोदाम में उतर जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत उसके ठीक पीछे खड़ी है। वह विशाल जीव गोदाम के अंदर आता है और लुडलो का रास्ता रोक लेता है। वह विशाल जीव लुडलो को खुद नहीं मारता। वह अपने नन्हे बच्चे को शिकार करना सिखाने के लिए लुडलो की टांग तोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। नन्हा जीव आगे बढ़ता है और लुडलो पर हमला कर देता है। लुडलो के लालच का अंत उसी खौफनाक तरीके से होता है जिसका वह हकदार था। बाहर खड़े इयान और सारा तुरंत बटन दबाकर जहाज के भारी भरकम लोहे के दरवाजों को बंद कर देते हैं। सारा एक विशेष बंदूक से बड़े जीव पर बेहोशी की दवा का निशाना साधती है। कुछ ही देर में दोनों जीव उस बंद जहाज के अंदर सुरक्षित कैद हो जाते हैं। अगली सुबह अमेरिकी नौसेना और तटरक्षक बल के लड़ाकू जहाज उस पानी के जहाज को अपनी सुरक्षा में लेकर वापस उसी अनजान द्वीप की ओर रवाना हो जाते हैं। समाचारों में बूढ़े जॉन हैमंड का संदेश दिखाया जाता है। वह पूरी दुनिया से अपील करता है कि उस गुप्त द्वीप को इंसानी दखल से पूरी तरह दूर रखा जाए। वह कहता है कि प्रकृति को किसी इंसानी पार्क या लोहे के पिंजरों की जरूरत नहीं है। अगर इंसान उन्हें अकेला छोड़ दे तो वे अपनी दुनिया में खुद फलेंगे और फूलेंगे। अब टी-रेक्स का परिवार अपने नन्हे बच्चे के साथ सुरक्षित घने जंगलों में घूम रहा है। शाकाहारी जीव नदियों में पानी पी रहे हैं और आसमान में उड़ने वाले विशाल जीव चक्कर लगा रहे हैं। इंसान अपनी सीमाओं को समझ चुका था और वे जीव अपनी खोई हुई दुनिया में वापस लौट चुके थे।